डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 6 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ये हमारा इस यूनिट का सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन देखी थी, सिस्टम देखा था और सिस्टम के टाइप से सीखे थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखने वाले हेस का लॉ एंड थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है। जो हेस नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1840 में एक लॉ दिया था और इन्हीं के नाम पर ये जो लॉ है वो फेमस हुआ था, इसलिए इस लॉ को कहा जाता है हेस का लॉ। ठीक है, ये जो लॉ है वो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है ना उसको फुलफिल करता है। अब थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या कहा गया है कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, एनर्जी को केवल आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। अब ये जो लॉ है ये यहाँ पर हेस के लॉ में कैसे फुलफिल होता है ये हम सीखते हैं। हेस ने जो लॉ दिया था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि सपोज़ आपके पास कोई केमिकल चेंज है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है, वो चाहे एक डायरेक्ट मेथड से हो या फिर वो दो या दो से अधिक स्टेप में होके जाए, तो इनमें जो एनर्जी का चेंज है ना वो सेम रहेगा। क्या कहा था, डायग्राम की हेल्प से समझते हैं हम। यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर सपोज़ आपके पास ए एक रिएक्टेंट लिया है। ठीक है, ये बी प्रोडक्ट में यहाँ पर चेंज हो रहा है। सपोज़ यहाँ पर जो हीट एब्जॉर्व हुई या फिर इमिट हुई वो कितनी है, डेल एच है, उसका अमाउंट कितना है, डेल एच है। और ये जो पाथ है इसे हमने कहा कि ये जो पाथ है यानी कि ये जो तरीका है वो कौन सा है, तो फर्स्ट वाला तरीका है हमारा, जिससे हमने डायरेक्ट ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट बना दिया। और यहाँ पर हीट या एंथैल्पी में जो चेंज हो रहा है वो क्या है, डेल एच है। ठीक, अब यही अगर ए को हम इस मेथड के थ्रू बनाएं, कैसे, पहले हम क्या बनाएं, ए से A1 बनाएं। ठीक है, क्या बनाएं ए से यहाँ पर हम पहले A1 बनाएं और उसके बाद A1 से हम यहाँ पर बनाएं B। तो यहाँ पर जो एनर्जी में चेंज हो रहा है वो क्या होगा, ए से जब A1 बनता है तो यहाँ पर डेल H1 एनर्जी में चेंज होता है, यानी एंथैल्पी में जो चेंज हो रहा है वो क्या है, डेल H1। और A1 से जब B बनता है तो यहाँ पर जो एनर्जी में चेंज हो रहा है या एंथैल्पी में जो चेंज हो रहा है वो क्या है, यहाँ पर डेल H2। ठीक है, इसके अलावा इसको हम Q1 या Q2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से ये जो चेंज हो रहा है इसको अगर हम निकालें कि ये वाला जो चेंज है, नीचे वाला जो ये चेंज है, यानी कि यहाँ पर जितना एंथैल्पी का चेंज हो रहा है, ये एंथैल्पी का चेंज, ये दोनों जो चेंज हो रहे हैं इनके सम के इक्वल रहेगा। कैसे, यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन में समझाया है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि जो डेल एच है वो किसके इक्वल है, डेल H1 प्लस H2 के। यानी कि अगर हम एंथैल्पी का यहाँ पर सम निकाल ले तो जो फर्स्ट वाले वे में या फर्स्ट वाले पाथ में जो एंथैल्पी में चेंज हुआ था वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, Q1 और Q2 क्या है, ये अमाउंट ऑफ हीट है ना, टोटल अमाउंट कितना चेंज हो रहा है Q, और Q1 जो है वो जब जो A है वो A से A1 में चेंज होता है तो Q1 लगता है, जब A1 जो है वो B में चेंज होता है तो क्या लगता है, यहाँ पर Q2 लगता है ना। तो इन दोनों का अगर हम सम निकाल लें तो वो किसके इक्वल होगा, Q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर हेस का लॉ है। एक और एग्जांपल से यहाँ पर समझते हैं अपन। ये मेन एग्जांपल दिया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यहाँ पर, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हेस का लॉ है क्या। क्या किया है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों गैस आपस में जब ये कंबाइन हो रही है तो क्या बन रहा है, यहाँ पर CO2 गैस बनती है। ठीक है, क्या बन रही है यहाँ पर, CO2 गैस। और ये जो गैस बन रही है इसमें जो एनर्जी या एंथैल्पी का जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, टोटल -393.5 किलो जूल। कितना एंथैल्पी में चेंज है, -393.5 किलो जूल। अब
अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ तो हमने फर्स्ट जो मेथड थी इसके थ्रू हमने डायरेक्ट बना ली, ठीक है। अब अगर हम दूसरी मेथड से बनाएं, कैसे, पहले कार्बन और ऑक्सीजन का एक एटम आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड वापस ऑक्सीजन के एक एटम से रिएक्शन करता है और फिर बनाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बना रहे हैं यहाँ पर, वो ए एंड बी 2 मेथड से होकर बन रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए मेथड में जो एनर्जी में, एंथैल्पी में जो चेंज हुआ वो कितना है यहाँ पर? -110.5। एंड जो सेकेंड वाली मेथड है, इसके थ्रू जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से गैस, ऑक्सीजन एटम से रिएक्शन करके CO2 बनाता है, तब क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर? तो -283.0 किलो जूल एंथैल्पी में यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब इन दोनों का अगर हम सम निकालें ना, तो ये सम, ये जो डायरेक्ट मेथड से जितना एंथैल्पी में चेंज हो रहा था उसके इक्वल यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, शॉर्ट में अगर देखें हम, तो ए से जब हम बी में जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो एंथैल्पी में चेंज हो रहा है डेल एच, ये इक्वल्स टू रहेगा किसके? जब आप ए से A1 और A1 से जब आप B बनाते हो, तब जो टोटल एनर्जी में जो भी चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पर हो रहा था डेल H1 और यहाँ पर हो रहा था डेल H2, इन दोनों का अगर आप सम निकाल ले तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर टोटल एंथैल्पी में चेंज। यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर? डेल H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? डेल H1 प्लस डेल H2। तो सिंपल है हेस का लो, ठीक है। अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको क्या 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 कहा है यहाँ पर डायग्राम में। एक बार फिर से देखते हैं। ए अगर बी में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर जो एंथैल्पी में चेंज हो रहा है ये इक्वल्स टू रहेगा, जब यहाँ से ए से A1 बनता है और A1 से जब बी बनता है, इन दोनों में एंथैल्पी का जो चेंज हो रहा है इसके सम के ये इक्वल रहेगा। ये कहा था हेस ने। अब इसमें आपको राइट कितना करना है, तो ये हेडिंग से लेकर ये इतना आप राइट कर लें, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर जो ये डायग्राम है इसके बारे में थ्योरी यहाँ पर दे रखी है, तो ये आप इतनी यहाँ पर ये जो थ्योरी है ये आपको इतनी करना है, तब जाके आपका ये लॉ कंप्लीट हो जाएगा। प्लस इसमें आपको ये डायग्राम भी करना है, छोटा सा एक स्ट्रक्चर दी है ये भी आपको करनी है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है। स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस है इन्हें हम इरिवर्सिबल प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जो अपने आप होती हो, यानी कि हमें उन्हें करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही हो जाती हो, या फिर यूँ कहे कि अगर एक बार हमने उनको स्टार्ट करवा दिया तो वो रुकती नहीं है, अपने आप ही वो कंप्लीट हो जाती है। ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी कि स्वतः होने वाली प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल टाइप की होती है, यानी कि अगर एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो फिर से ये जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है इरिवर्सिबल टाइप की प्रोसेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन के ऊपर जंग लगना, यानी कि लोहे के ऊपर जब जंग लग जाती है एक बार, तो वापस से जंग को हम लोहे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी जो प्रोसेस है उन्हें कहा गया है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्लस इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये जो लोहे के ऊपर जो जंग लगना प्रोसेस है वो क्या है? स्पॉन्टेनियस है, अपने आप ही होती है। जब एटमॉस्फेयर में नमी रहती है तो लोहे की जो रॉड होती है उनके ऊपर अपने आप ही जंग लग जाती है, यानी कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो क्या हो रही है? स्पॉन्टेनियस हो रही है, अपने आप हो रही है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं सेकेंड हम यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है। तो ऐसी प्रोसेस जो अपने आप नहीं होती हो, कैसी प्रोसेस जो कि अपने आप नहीं होती हो, इन्हें हमें करवाना पड़ता है। तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप की प्रोसेस, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास एक बीकर के अंदर वाटर है, ठीक है। क्या है हमारे पास यहाँ पर? वाटर है। वाटर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? H2O है। ये जो वाटर है ना अभी किस स्टेट में है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। अगर हम इसको
इसके छोटे छोटे 2 अदर मॉलिक्यूल्स एटम में तोड़ना चाहें, जैसे OH माइनस आयन चाहिए मुझे और H प्लस आयन चाहिए, तो ये जो वाटर है वो अपने आप OH माइनस आयन एंड H प्लस आयन में अपने आप नहीं टूटता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 2 वायर्स को इसमें अटैच करवाना पड़ेगा या एंटर करवाना पड़ेगा, यानी कि जब तक हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवाते हैं तब तक हम वाटर का यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर सकते। जब हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो मॉलिक्यूल है उसको तोड़ना, लाइसिस करना यानी कि तोड़ना। जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें हम पास करवाते हैं वाटर में, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो किस में चेंज हो जाते हैं, ये OH माइनस एंड H प्लस आयंस में यहाँ पर ये चेंज हो जाते हैं। तो ये थे हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक आज के अंडरस्टैंड हुए होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।